Hello student, welcome to McMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू यूनिट दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों टॉपिक वर्क। तो क्या होता है बच्चों वर्क? वर्क आपने ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ा है कि वर्क क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है वर्क का कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस फोर्स के लगने के बाद बॉडी जो है वो क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, कुछ डिस्टेंस कवर कर जाए, तब हम बोलते हैं कि भी फोर्स ने क्या किया है, वर्क डन किया है। अब वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो अगर यहां पे सपोज करो दिस इज अ ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है इसका मास है m, इस पे मैंने फोर्स लगाई F और फोर्स लगाने से ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ डिस्प्लेस हो गया और कितनी डिस्प्लेसमेंट कर दी इसने S। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना दोबारा से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा वर्क डन का। अब देखो यहां पे एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लेनी है। देखो यहां पे बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हुई, यहां से यहां गई ना, और फोर्स की डायरेक्शन भी यहां पे। बट इन एनी केस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ना हुई तब कैसे वर्क डन कैलकुलेट करोगे? जैसे यहां पे देखो सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट बॉडी की यहां से यहां हो रही है, मतलब इस तरफ हो रही है, पर फोर्स अब सीधी नहीं लग रही, फोर्स ऐसे लग रही है थीटा एंगल पे, मतलब ब्लॉक को ऐसे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में तो आप सीधा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना एंगल है? थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है ऐसे, है ना, फोर्स इस तरफ लग रही है बच्चों। तो अब इस केस में आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला था आपको कि वर्क डन में आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लेनी है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेनी है बच्चों। तो यहां पे ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको इस फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो इस फोर्स का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों? इस तरफ F cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और परपेंडिकुलर में कौन सा आ जाएगा? F sin थीटा। तो वर्क डन में मुझे तो वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा, मतलब मुझे F cos थीटा लेना है, और साथ में क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं F S cos थीटा बच्चों। तो ये आपने याद रखना है अब आगे से कि वर्क डन के लिए फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना है, और अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं है देन यू हैव टू टेक द कंपोनेंट, है ना। अब इतना कुछ याद करना बड़ा मुश्किल है, तो हम जनरल रिजल्ट बना देंगे वर्क डन का। वो क्या होगा? देखो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बच्चे ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो कैसे निकलता है? ए बी कॉस थीटा, विद थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां पे भी देखो वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। याद रखना वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो। कैसे? देखो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि cos थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में, और थीटा किसके बीच में एंगल होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये जनरल रिजल्ट याद रखेंगे अब वर्क डन का, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जो फर्दर कैसे ओपन होगा? एफ एस cos थीटा। जैसे यहां पे देखो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे एफ एस cos थीटा। और यही फॉर्मूला अगर यहां पे लगाना हो तो देखो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो इस केस में थीटा कितना होगा बच्चों? 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में वर्क डन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप तो एफ एस cos थीटा की जगह 0, और cos 0 कितना होता है बच्चों? 1। तो यही आ गया ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो अब आपने जनरल रिजल्ट सीख लिया कि जब भी वर्क डन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, एफ एस cos थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो वेक्टर में आपने डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन निकाल देना है, ठीक है। फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दी है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के वर्क डन निकाल दो, और अगर वैल्यूज में दी है तो एफ एस cos थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा
अब क्योंकि वर्क डन इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग वर्क डन का नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो अब हम इन कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क डन। 3 तरह के नेचर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वर्क डन, जीरो हुआ तो जीरो वर्क डन। ठीक है, तो यहां पे देखो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है बच्चों? जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होती है। मतलब आप 0 से लेके चले जाओ 90 तक, पर 90 नहीं फिल करना, 90 से छोटी। मतलब थीटा क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। थीटा इज लेस देन 90, तो तब आपका कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा सिचुएशन कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से छोटा, उस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर बात करें, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। देखो ये मार्कर है, जैसे ये नीचे गिर रहा है ना, ये नीचे गिर गया। अब देखो ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की तरफ, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों? जीरो, दैट इज एक्यूट एंगल। तो कौन सा वर्क डन हुआ? पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो था। अब सेकंड है बच्चों, वर्क डन बाय हॉर्स इन पुलिंग अ कार्ट। अब एक घोड़ा जो है वो कार्ट को खींच रहा है। जब वो खींचेगा तो खींचते वक्त देखो फोर्स जो लगेगी, या तो ऐसे लगेगी कि वो कार्ट को वो थीटा एंगल पे खींच रहा है, और थीटा क्या होगा? ऑब्वियस है, थीटा या तो जीरो होगा खींचते वक्त, या 90 से कम होगा। 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता ना, 90 हो सकता है। वो ऊपर तो नहीं खींचेगा उसको, वो आगे खींचेगा। तो इस केस में भी वर्क डन क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। थर्ड है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। देखो आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो खींचते वक्त आपने उसको फोर्स इस तरफ लगाई, और ये स्प्रिंग भी इधर ही जा रहा है। तो लगाई हुई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया? जीरो। तो कौन सा वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन। वही कंप्रेसिंग की बात करें तो कंप्रेस करोगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी स्प्रिंग की किधर हो रही है? अंदर की तरफ स्प्रिंग जा रहा है ना। तो इस केस में भी थीटा कितना बच्चों? जीरो। तो कौन सा वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो जब भी थीटा 90 से छोटा होगा तो वर्क डन कौन सा होगा आपका? पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं नेगेटिव वर्क डन की तरफ। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब cos थीटा नेगेटिव होगा। और cos थीटा नेगेटिव कब होता है बच्चों? जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रही है तो फोर्स जो है वो 90 से बड़े एंगल पे लगेगी। इतना एंगल होगा इनके बीच में। ठीक है, 90 से लेके 180 तक के एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज में आ जाएंगे। जब भी आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से बड़ा और 180 तक होगा, उस केस में आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। अब इसमें एग्जांपल देखें, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करती है वो नेगेटिव होता है। कैसे? देखो यहां पे ये अगर ब्लॉक है, ये आगे की तरफ अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगती है? फ्रिक्शन हमेशा बॉडी पे मोशन के ऑपोजिट लगती है। तो अगर ये बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, फ्रिक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड है बच्चों, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टिंग अपवर्ड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। अब आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो, ऐसे जैसे ये मार्कर को मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूं, तो इस पे ग्रेविटी भी तो हर टाइम लगेगी ना नीचे की तरफ। तो इस टाइम पे जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगी वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे लग रही है। ये मार्कर ऊपर जा रहा है ना, और ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। थीटा 180, कॉस 180 कितना होता है? -1। तो अगेन वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। थर्ड है वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ब्रेकिंग फोर्स मतलब देखो आप साइकिल चला रहे हो और सडनली आप ब्रेक अप्लाई करो, तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो रोकोगे, है ना, मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगाओगे। रोकने वाली जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनका वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि रोकने के लिए फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगती है। इधर से एक बहुत ही भारी पत्थर आ रहा है आपकी तरफ, उसको रोकना है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, आपको रोकने के लिए फोर्स ऑपोजिट लगानी पड़ेगी। तो जितनी भी रोकने वाली फोर्सेस होंगी उनका वर्क डन क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जीरो वर्क डन।
जीरो वर्क डन कब होगा? जब थीटा 90 होगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है बच्चों? जीरो। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होगा, उन केसेस में आपका वर्क डन कैसा होगा? जीरो होगा। और भी सिचुएशंस हैं जहां पे वर्क डन जीरो हो सकता है, जैसे कि अगर फोर्स ही ना अप्लाई करें बॉडी पे, फोर्स ही नहीं अप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि एफ जीरो मतलब वर्क डन जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। सेकंड है बच्चों, आप फोर्स लगा रहे हो पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। जैसे आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार आगे मूव नहीं ना कर रही, वॉल जो है वो आगे मूव नहीं कर रही, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब वर्क डन भी कितना हो गया बच्चों? जीरो। तो ये तीन केसेस हैं जहां जहां जीरो वर्क डन हो सकता है। ये दो तो कॉमन सेंस की बात है। तीसरा ये आपको पता होना चाहिए कि जब थीटा 90 होगा, उन केसेस में भी वर्क डन जीरो होगा। यहाँ पे देखो आप कुछ एग्जांपल्स हैं एंगल के बेस पे। ये दो एग्जांपल्स तो आप कर ही लोगे कि फोर्स नहीं लगी या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। एंगल के बेस पे एग्जांपल है जो ज्यादातर पूछी जाती है। सबसे पहले, वर्क डन बाय कुली विद लोड इन हिज हेड एंड मूविंग फॉरवर्ड इज जीरो। अब देखो, एक कुली है, उसने सिर पे भार उठाया हुआ है, कोई भी वेट जो है वो सिर पे ऐसे रखा हुआ है कुली ने, ठीक है। हम मैं कुली नंबर 1 आगे जा रहा है ऐसे, है ना, सिर पे भार रख के आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो, जो कुली है उसने उस वेट को पकड़ने के लिए फोर्स किधर लगाई? ऊपर की तरफ लगाई ना कुली ने, ऐसे। उस वेट को पकड़ना है तो उसको फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगाई होगी, और चलेगा किधर? आगे की तरफ। तो फोर्स वो ऊपर की तरफ लगा रहा है वेट को पकड़ने के लिए, डिस्प्लेसमेंट उसकी आगे की तरफ हो रही है, तो थीटा कितना हो गया? 90। और जब भी थीटा 90 होगा, वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो कुली ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया मतलब कोई पैसे नहीं देने हमने, तो कुली को कोई पैसे नहीं देने, है ना। अब सेकंड देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछा जाता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन करती है वो हमेशा जीरो होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होगी, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को गोल गोल घुमाने में हेल्प करती है, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, जो किस तरफ लगती है? जो सेंटर की तरफ लगती है। तो देखो, अगर मैं बोलूं यहां पे एक बॉडी है जो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगी? अंदर की तरफ। और अगर आपने किसी भी पॉइंट पे, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है, तो वो क्या होती है बच्चों? टेंजेंट। सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है, वो टेंजेंट होती है। तो यहां पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, और किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखो डिस्प्लेसमेंट की, वो टेंजेंट होगी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन इस केस में भी कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो यहां पे भी वर्क डन जीरो होगा। और थर्ड यहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। रस्सी में जो टेंशन होती है उसका वर्क डन भी जीरो होता है। कैसे? देखो यहां पे, देखो ये एक रस्सी के साथ मैंने एक बॉब को लटकाया, एक बॉडी को ऐसे लटका दिया, बॉल को लटका दिया, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस तरह। तो यहां पे टेंशन फोर्स किधर लगेगी? रस्सी पे ऊपर की तरफ ऐसे लगेगी ना। और ये बॉब ऐसे जाएगा इधर से इधर, ऊपर चला, फिर नीचे चला, फिर ऊपर चला, फिर नीचे चला। तो ये भी क्या है? आर्क में घूम रहा है ऐसे, इस तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहां पे भी अगर आपने किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है बच्चों, तो वो क्या होगी? टेंजेंट। आर्क भी तो सर्कल का पार्ट ही होता है, तो सर्कल पे डायरेक्शन के लिए टेंजेंट है, तो आर्क पे भी टेंजेंट। तो यहां पे अगर आपने किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है, तो टेंजेंट बनाया इस तरह, तो इनके बीच में भी कितना एंगल आ गया बच्चों? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो वर्क डन इस केस में भी कितना होगा बच्चों? जीरो। तो ये दोनों जो है बच्चों, ये एज सच आपको पूछे जा सकते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो, और जब बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो उस केस में जो टेंशन फोर्स होगी उसका वर्क डन कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो ये था नेचर, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको समझा दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे यूनिट्स ऑफ वर्क डन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क डन। ठीक है बच्चों यूनिट्स में ऐसा यूनिट जो वर्क डन का होता है वो जूल होता है, या जाउल भी बोल सकते हो या जूल भी बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। तो वर्क डन इज एफएस कॉस थीटा। अब वैल्यू 1 जूल वर्क डन की कब होगी? आपको कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 जूल। तो वो बहुत ही सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है एफएस कॉस थीटा, सब कुछ 1 कर दूं। अगर फोर्स 1 न्यूटन की है और उस फोर्स के लगने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर की हो गई, और कॉस थीटा कितना लेना है? यहाँ पे 1, क्योंकि सब कुछ 1 करना है। इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि थीटा 0 जब होता है तभी कॉस 0 कितना होता है? 1। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बोलती है
कि अगर आप एक बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो जिससे उस बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1 मीटर की, और दोनों की डायरेक्शन जो है बच्चों वो सेम है, तभी थीटा 0 आएगा। तो उस केस में जो आपका वर्क डन होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे 1 जूल। तो देखो यहाँ पे मैंने फोर्स को 1 न्यूटन पुट कर दिया, डिस्टेंस को 1 मीटर, कॉस थीटा को 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को ही बच्चों क्या बोलते हो 1 जूल। तो 1 जूल इज व्हाट, 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? तो डिफाइन करना तो यही करोगे आप कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when 1 Newton of force is applied on a body and causes displacement of 1 meter along the direction of force, क्योंकि थीटा 0 है तो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी सेम। सिमिलरली बच्चों अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में वर्क का यूनिट होगा अर्ग्स, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन सभी की वैल्यूज को सीजीएस में पुट कर दोगे। फोर्स की वैल्यू को 1 डाइन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर, कॉस थीटा तो अगेन 1, मतलब थीटा कितना होगा 0। तो अब यहां पे जब आप वैल्यूज को पुट कर दोगे आंसर आएगा 1 डाइन सेंटीमीटर। सारे यूनिट्स आपने सीजीएस में लिए, तो 1 डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं हम 1 अर्ग बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखना सीजीएस यूनिट इज अर्ग। अब कोई बोल ले डिफाइन 1 अर्ग, तो क्या बोलोगे, वही सेम कि जब बॉडी पे 1 डायन की फोर्स लगे और उससे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हो जाए उसमें 1 सेंटीमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन योर वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग, ठीक है। तो 1 डायन सेंटीमीटर को 1 अर्ग बोलते हैं और 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, बड़ा सिंपल, देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन को डायन में चेंज करना है क्योंकि सीजीएस में डायन आता है ना, तो न्यूटन में कितने डायन होते हैं बच्चों 10⁵। मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तभी सीजीएस में पहुंचेंगे। तो 1 मीटर में कितने होते हैं 10⁵ सेंटीमीटर। कंबाइन करोगे 5 and 2 7, तो 10⁵ डायन सेंटीमीटर। डायन सेंटीमीटर क्या होता है बच्चों अर्ग्स, तो मतलब सीधा सीधा याद रखना 1 जूल में कितने अर्ग्स 10⁵ अर्ग्स, ठीक है बच्चों। तो हमने काम ऐसे ही नहीं करना होता है, तो कभी अगर आपको अर्ग्स में दिया हुआ है वर्क डन तो उसको जूल में कन्वर्ट कर देना। 1 अर्ग्स में कितने जूल होंगे 10⁻⁻�7, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके, तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ। सो बच्चे लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चे एक चीज जो इस वीडियो में आपको पता होनी चाहिए कि इस वीडियो में हम जितने भी वर्क डन के न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जो फोर्स लगेगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि वर्क डन इज इक्वल टू F.S, या आप इसको लिख सकते हो FS cos थीटा, ये तब अप्लाइड होता है जब आपकी फोर्स क्या होगी कांस्टेंट। जब कांस्टेंट फोर्स लगेगी हर टाइम, जब आपकी फोर्स बदल जाएगी, वेरिएबल फोर्स होगी, चेंज हो रही है फोर्स, उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखोगे। इसीलिए यहां पे मैंने लिख दिया कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के ही सारे न्यूमेरिकल यहां पे होंगे और उन्हीं पे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है, ठीक है। तो यहां पे आप कांस्टेंट फोर्स का सीखो, अगले में वेरिएबल का सीख लेना। तो क्वेश्चन देखो, अ गार्डनर पुशेस रोलर थ्रू डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक गार्डनर ने रोलर को पुश किया कितने डिस्टेंस से 20 मीटर से, तो यहां पे ये 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। इफ ही अप्लाइज फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड, तो उसने फोर्स लगाई है, कितनी फोर्स 20 केजी वेट। क्या ये एसआई यूनिट है बच्चों फोर्स का? नहीं, ये तो ग्रेविटेशनल यूनिट है, इसमें केजी वेट है। आपको पता है फोर्स किस में लेनी है, न्यूटन में लेनी है। तो यहां पे केजी वेट को न्यूटन में चेंज करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही ये किस में चेंज हो जाएगी, न्यूटन में। तो इतनी फोर्स है, कितने एंगल पे लग रही है वो 60 डिग्री पे लग रही है, और वर्क डन पूछ लिया आपको। यहाँ पे पुशेस है, मैंने डायग्राम पुल का बना दिया है ना, तो मैं इसको पुल लिख देता हूं, मैं डायग्राम नहीं दोबारा बनाऊंगा, है ना। तो ये रोलर को पुल कर रहा है कितने एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे, और कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कर दी, इसने डिस्प्लेसमेंट कर दी 20 मीटर के। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद रखो FS cos थीटा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री पे है ना वो, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पे बस वैल्यूज को पुट कर दो, अब 20G इंटू 20 इंटू cos 60, 20 इंटू 10 इंटू 20, cos 60 इज 1/2, तो यहां पे 10, तो 20 इंटू 100 2000 जूल। तो ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन आपको वार्म अप के लिए करवा दिया कि अगर एंगल गिवन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में
तो डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, यहाँ पे थीटा की वैल्यू को पुट करना एंड यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। अ साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक साइक्लिस्ट था, स्किड कर रहा था, वो स्किड करते करते वो कितने डिस्टेंस पे रुक गया? 10 मीटर पे रुक गया। ठीक है, तो 10 मीटर पे सड़क पे वो जा रहा था, यहां पे सपोज करो वो पहले था और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर कवर किया रुकने से पहले। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन अ साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड डायरेक्टली ऑपोजिट टू मोशन। अब रुका है तो ऑब्वियस है क्यों रुका होगा? साइकिल पे रोड ने फ्रिक्शन लगाई होगी पीछे की तरफ, है ना? तो मोशन जो है वो साइकिल का आगे की तरफ है और साइकिल पे जो फोर्स लगाई है रोड ने वो कौन सी? फ्रिक्शन फोर्स ही होगी, है ना बच्चों? तो वो पीछे की तरफ लग रही है। मतलब इस क्वेश्चन में थीटा कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि रोड ने जो फोर्स लगाई है वो पीछे की तरफ है और जो मोशन हो रहा है साइकिल का वो आगे की तरफ है। और कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? 10 मीटर। और फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि कितना वर्क डन किया रोड ने साइकिल पे। तो रोड ने साइकिल पे कितना काम किया? तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे? वर्क डन का फॉर्मूला लगा दोगे। वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट विच इज Fs cos थीटा। किस पे वर्क डन देखना है? साइकिल पे। किसके द्वारा? रोड के द्वारा। तो फोर्स कौन लगाएगा? रोड। और डिस्प्लेसमेंट किसके देखोगे? साइकिल की, क्योंकि साइकिल का वर्क डन देखना ना आपने कि साइकिल पे कितना वर्क डन हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट तो साइकिल की देखोगे, है ना? फोर्स किसकी देखोगे? रोड की देखोगे, क्योंकि वर्क डन किया किसने? रोड ने किया है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। फ्रिक्शन फोर्स कितनी थी? 200। कितनी डिस्प्लेसमेंट करी साइकिल ने रुकने से पहले? 10 मीटर। और cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 180, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहां से यहां तक कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो 210 cos 180 कितना होता है बच्चों? -1। तो कितना आंसर आ गया? -2000 न्यूटन। अब वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जितने भी रोकने वाली फोर्सेस होती हैं उनका वर्क डन नेगेटिव आता है। इज इट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखो। हाउ मच वर्क इज डन बाय साइकिल ऑन रोड। अब साइकिल ने रोड पे कितना काम किया? देखो बच्चों, अगर रोड साइकिल पे फ्रिक्शन लगा रही है तो साइकिल भी रोड पे फ्रिक्शन लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा। तो साइकिल रोड पे फोर्स लगा रहा है, पर क्या रोड की डिस्प्लेसमेंट हो रही? क्या रोड यहां से चल के यहां पहुंच गई? नहीं पहुंची। तो रोड की डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज 0। और अगर रोड की डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही तो वर्क डन कहां से होगा भाई? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। बेशक साइकिल जो है वो रोड पे फोर्स लगा रही है, पर क्योंकि रोड की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, रोड तो वहीं की वहीं है, तो इसलिए वर्क डन भी कितना होगा इस केस में बच्चों? 0 होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। A body is subjected to a force -i cap plus 2j cap plus 3k cap। तो एक बॉडी पे फोर्स लग रही है -i cap plus 2j cap plus 3k cap। तो ये फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो पहले तो ये बताओ, इज इट अ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स? क्या ये कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? बच्चों ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्स में नंबर्स हैं बस 1 2 एंड 3। आईजे के तो डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में 1 न्यूटन लग रही है, वाई डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रही है और जेड डायरेक्शन में 3 न्यूटन लग रही है। वैल्यू तो कांस्टेंट है ना बच्चों, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, तो आप कांस्टेंट वाले फॉर्मूले लगा सकते हो इसमें। अब उसने बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। बच्चों तो आपने वर्क डन निकालना है। अब बच्चों देखो, अगर कभी भी वर्क डन में एक चीज वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो दूसरी भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। फोर्स वेक्टर फॉर्म में तो डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी की वेक्टर फॉर्म में लिखो, और बड़े आराम से लिख सकते हो उसको। कैसे? देखो 4 वैल्यू है, 4 मीटर बोला है, तो 4 किस डायरेक्शन में? अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? केक है। अगर लिखा होता अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप आ जाता, अलोंग वाई एक्सिस बोला होता तो जे कैप आ जाता, अलोंग जेड एक्सिस है तो के कैप आ जाता। अगर लिखा होता अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो यहां पे क्या आता? माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि नेगेटिव के लिए आपको माइनस डालना पड़ेगा, एक्स के लिए आई कैप। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे जेड एक्सिस था इसलिए मैंने के कैप डाल दिया। अब यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करो, -i + 2j + 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 4k के साथ।
अब आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, आई वाले के साथ जाता है, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। यहाँ पे क्योंकि इस साइड आई एंड जे नहीं है, इसका मतलब आई और जे कितना ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 आई कैप 0 जे कैप और 4 के कैप। जो नहीं होता उसको 0 मान लो। तो यहाँ पे देखो ये आई वाला इसके साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, जे वाला इसके साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, के वाला इसके साथ जाएगा तो 4 इंटू 3 12। तो कितना आंसर आ गया 12 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई टर्म नहीं है तो इसको 0 लेट करके आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आई जे नहीं था तो आई जे वाली टर्म का डॉट प्रोडक्ट सीधा 0 लिख सकते हो आप, और के वाले को के वाले के साथ करके डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें भी आपको बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म फोर्स है 3 आई कैप प्लस जे कैप, तो वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे के नहीं है तो हम 0 के कैप ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स गिवन है वेक्टर फॉर्म में और ये लगी है एक पार्टिकल पे जिसका मास गिवन है आपको 2 kg, और फोर्स लगने से पार्टिकल जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। तो यहां पे अब बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, यहां पे आपको बॉडी की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन गिवन है। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अब ये नया क्वेश्चन है, नई टाइप है। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन आपको पता है कैसे निकलेगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और अगर एक वेक्टर में है तो दूसरा भी वेक्टर में ले लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आराम से आंसर निकल जाएगा, है ना। तो यहां पे अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे। पोजीशन तो गिवन है, उससे पोजीशन वेक्टर लिख लो। कैसे लिखोगे, ये आपका इनिशियल पोजीशन था तो मैंने इसको लिखा आर आई वेक्टर, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है। बड़ा ही सिंपल, 2 आई कैप 0 जे कैप 1 के कैप। 2 के साथ आई लगा दिए क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, 0 के साथ j लगा दिया और इसके साथ k लगा दिया क्योंकि x y z कोऑर्डिनेट है। बस आराम से पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख दो। फाइनल RF कैसे लिखोगे, 4 i कैप 3 j कैप माइनस 1 k कैप। अब कई बार बच्चों आपको क्वेश्चन में ही ऐसे लिखा जाता है, पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर। कई बार पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जगह वो डायरेक्ट आपको पोजीशन वेक्टर दे देता है, तो वहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वेक्टर दिया वो तो हमारे लिए और इजी कर दिया, है ना। कोऑर्डिनेट्स से वेक्टर खुद लिख सकते हैं, वेक्टर दिया है तो फिर तो इजी काम हो गया। अब जब आपके पास पोजीशन वेक्टर आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना है। बस फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को जैसे ही आप माइनस कर दोगे यू विल गेट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? तो देखो अब माइनस करना है, माइनस में आई वाले के साथ माइनस करना है, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। तो ये ध्यान रखना। तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप, वैल्यूज को पुट किया मैंने, 2 आई कैप 0 जे कैप प्लस 1 के कैप, 4 आई प्लस 3 जे माइनस 1 के, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। 4i माइनस 2i कितना हो गया 2i, 3j माइनस 0j कितना हो गया 3j, माइनस 1 के माइनस 1 के कितना हो गया माइनस 2 के, ठीक है। तो हमें अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मिल गया। अब आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट S, तो यहां पे वैल्यूज को पुट करो, दिस एंड दिस, डॉट प्रोडक्ट करना है आई वाले के साथ, 3 2 6, डॉट प्रोडक्ट में आई 1 हो जाता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, इसलिए आई हट जाता है यहाँ पे। जे के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 3 3 हो गया, 0 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया 9 जूल। तो 9 जूल का वर्क डन हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंस अगेन ये आपको कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, ठीक है। अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए तो वेक्टर लिखो, और अगर पोजीशन वेक्टर दिए तो सीधे फाइनल वाले में से इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकालो। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स में पूछा गया था आपसे। द बॉडी ऑफ मास 50 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है और रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 0। फाइंड द वर्क डन टू एक्सेलरेट इट बाय 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। तो कहते कितना काम हुआ इस बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, कितना एक्सेलरेट किया
20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कर दी 10 सेकंड में। अब कई बच्चे ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं कि यही एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ पे लाइन को पढ़ा, फाइंड द वर्क डन टू एक्सेलरेट इट बाय 20 मीटर पर सेकंड, तो वो इसी को एक्सेलरेशन समझ रखते हैं। बच्चे यूनिट्स तो देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी गिवन है, तो बॉडी को एक्सेलरेट किया सो दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए 20 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में 10 सेकेंड्स में। तो ये करने में बताओ कहते हैं कितना वर्क डन हुआ। अब फोर्स लगेगी तभी तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, तो हमने वर्क डन निकालना है, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तभी दोनों फोर्स भी इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो हम इसको सीधा ही cos 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया एफ एस cos 0 1 होता है। अब फोर्स तो गिवन नहीं, पर न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ तो पता है ना, क्या बोलते थे न्यूटन बाबा कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, साथ में क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके लिए देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल हो गया बच्चों, a के इक्वल हो गया। तो वैल्यूज को पुट कर दो, 20 माइनस 0 बाय 10 इक्वल टू a, तो a कितना आ गया बच्चों, a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है बॉडी पे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बॉडी आगे की तरफ जा रही थी। अब एक्सेलरेशन आ गई, अब निकालो कि 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। उसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू जीरो है ना इनिशियल, तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ a की जगह 2 टाइम की जगह 10 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, कितना आ गया 100, तो 100 मीटर हुई डिस्प्लेसमेंट। पुट कर दो वैल्यूज, मास इज 50, एक्सेलरेशन इज 2, डिस्प्लेसमेंट इज 100, तो 50 इंटू 200 इंटू 100 10,000 जूल का वर्क डन इस क्वेश्चन में। तो बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा नया मेथड था, पहले एक्सेलरेशन निकाल ली, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, फिर वैल्यूज को यहाँ पे पुट की। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चे नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है इसे। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक इन 1 सेकेंड। अब देखो ये ब्लॉक है पुली सिस्टम के साथ, पीछे आप देख के आए हो पुली सिस्टम, सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे वो वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों ब्लॉक्स पे टेंशन फोर्स लगेगी एक, तो है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका वेट लगेगा नीचे की तरफ, लगेगा ना, देखो इस पे ऊपर की तरफ यहाँ टेंशन लगेगी, इस पे ऊपर की तरफ यहाँ टेंशन लगेगी, नीचे इधर लगेगा 3G और इधर लगेगा 2G। तो इन दोनों ब्लॉक्स पे टेंशन भी लग रही है और वेट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी लग रही है, और यही पूछा है कि 1 सेकंड में ये दोनों इंडिविजुअल कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने वर्क डन निकालना है बच्चों दोनों फोर्सेस का, तो फॉर्मूला सिंपल है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्सेस निकालो, टेंशन फोर्स निकालो, वेट निकालो, और निकालो कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं दोनों ब्लॉक्स 1 सेकेंड में, है ना, क्योंकि जैसे डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, टेंशन पता लग गया, आपको वेट पता लग गया, यू विल इजीली फाइंड आउट द वर्क डन, है ना। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि 1 सेकेंड में ब्लॉक कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और वो भी आपको पता है कि जितनी ये नीचे जाएगा उतनी ये ऊपर करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों की सेम होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, है ना। तो ये वाला हम बोलेंगे नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से, और ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से। इज इट क्लियर बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यू जीरो है क्योंकि इनिशियली दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे थे, अब ए निकलेगा तभी तो एस निकलेगा, तो ए कैसे निकलेगा, ये सिंपल पुली केस है, बिल्कुल सिंपल वाला। तो सिंपल पुली का ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, क्या होता है वो ए का फॉर्मूला बच्चों, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये वाला। अदरवाइज आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप नेट फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो कि पूरे सिस्टम पे कितनी नेट फोर्स लग रही है, इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अभी डायरेक्ट निकाल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। m1 होता है बड़े वाले का मास, तो बड़े वाले का मास 3 माइनस 2 बाय 3 प्लस 2, और जी की वैल्यू गिवन है कितनी 10, तो 10, तो 1 इंटू 10 बाय 5 दैट इज 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन।
तो ये जो पुली सिस्टम है इसमें जो ब्लॉक है वो कितनी एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स लगा फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या होता था, पूरे सिस्टम का मास m इंटू स्मॉल m इंटू a। नेट फोर्स कैसे निकलती थी, पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है, 3g। मूव करवाने वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स माइनस कर दो, दोनों मासेस की वैल्यू यहाँ पे पुट की 3 प्लस 2 इंटू ए, तो 3g माइनस 2g इज g, 5a आ गया g बाय 5, g इज 10 बाय 5, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप पुली वाला सारा कंसेप्ट पीछे से सीख के आए होंगे, क्योंकि मैंने एक पूरा लेक्चर पुली प्रॉब्लम्स पे डाला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ए निकल गया, आप टेंशन निकालनी है। तो टेंशन के लिए अगेन यू हैव टू मेथड, आइदर यू कैन अप्लाई फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दिस ब्लॉक, या आप टेंशन का भी सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये सिंपल पुली है। टेंशन का क्या फॉर्मूला था सीधा वाला, टेंशन का फॉर्मूला था 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं हम। तो 2m1 इज 2, m2 इज 3, नीचे 3 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 10, 3 2 5, 5 2 जा 10, 24 न्यूटन। देखो तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, वैल्यूज को जस्ट पुट किया है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10, नीचे 5, 2 से कैंसिल हो गया, तो 12 इंटू 2 24 न्यूटन। तो टेंशन भी निकल गई, कितनी टेंशन 24 न्यूटन, और एक्सेलरेशन भी पता लग गई कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। इतना काम हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन और टेंशन निकल गई। अब आगे क्या करना है वो देखो। अब देखो बच्चों, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन आ गई है, अब आपको सिर्फ चाहिए डिस्प्लेसमेंट कि एक सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है, u 0 है, a निकल गया है, s इज, ये पहली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ a की जगह आ जाएगा 2, और टाइम कितने टाइम के लिए बोला 1 सेकंड, तो यहाँ पे 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 1 मीटर। तो ये वाला ब्लॉक 1 मीटर नीचे चला जाएगा और ये वाला ब्लॉक 1 मीटर ऊपर चला जाएगा। अब निकालते हैं वर्क डन, दोनों ब्लॉक्स पे निकालना है वर्क डन। तो पहले हम बात करते हैं ब्लॉक ऑफ मास 3 kg। 3 kg वाले ब्लॉक पे देखते हैं कितना वर्क डन किया टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय टेंशन। फॉर्मूला आपको पता है क्या आएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 3 kg वाले ब्लॉक में टेंशन ऊपर लग रही है और ये बॉडी जा किधर रही है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी नीचे की तरफ है। तो इन केसेस में यहां पे टी एस कॉस थीटा कितना आएगा 180 बच्चों, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो यहां पे बस अब वैल्यूज को पुट करना है, टेंशन इज 24, डिस्प्लेसमेंट इज 1, cos 180 इज -1, तो कितना आंसर आ गया -24 न्यूटन। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी ब्लॉक पे हमने देखना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, वेट, तो वेट डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसकी नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड वेट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब वेट की जगह वैल्यू आ जाएगी 3g, डिस्प्लेसमेंट 1, cos 0 1 होता है, 3 इंटू जी की जगह 10, तो ये आ गया 30 न्यूटन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस केस में वर्क डन पॉजिटिव है और टेंशन का इस केस में वर्क डन क्या है बच्चों, नेगेटिव। अब बात करते हैं ब्लॉक दूसरे वाले की, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। इसमें भी वैसे ही करना है बच्चे, पहले हम वर्क डन निकाल लेंगे बाय टेंशन, तो टी एस का डॉट प्रोडक्ट। अब इस केस में देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, ऊपर की तरफ, तो टेंशन भी ऊपर, तो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में इस केस में एंगल क्या आएगा 0, क्योंकि इस केस में ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा था, इसमें ऊपर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, टेंशन भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो इस केस में थीटा 0 आ जाएगा। बस बाकी तो कुछ नहीं है, वैल्यूज को पुट करना है, टी की जगह आ जाएगा 24, एस की जगह 1, cos 0 1, तो आंसर इज 24 न्यूटन। बस इसमें टेंशन का वर्क डन नेगेटिव था, इसमें टेंशन का वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली अब आप करोगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आएगा वेट डॉट एस, है ना। इस केस में देखो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, तो वेट एंड डिस्प्लेसमेंट में इस केस में एंगल होगा 180। बस एंगल देखना,
और कुछ नहीं है, ठीक है। बॉडी ऊपर जा रही है, वेट नीचे लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। वेट की वैल्यू को पुट करो 2g, s1 है cos 180 -1, g की वैल्यू को पुट करोगे 10, तो आंसर आ जाएगा -20 न्यूटन। तो इस केस में जो वर्क डन है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज -20 न्यूटन। तो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन, बस डायरेक्शन देखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो कंसेप्ट है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको सिखाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तब तक के लिए टाटा।